सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सवाल संगठन के संयोजक और राज्य आंदोलनकारी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जिनकी एक पहचान है और कपकोट के मूल निवासी हैं। पिछली बार हमने उनसे चर्चा की थी तो हमने बागेश्वर विधानसभा का फोकस किया था। इस बार हम बात करेंगे उनसे कपकोट विधानसभा की क्या परिस्थिति है। उनका घर भी वहाँ है, वहाँ के आप बड़े आंदोलनकारी रहे हैं और उनसे हम जानेंगे। भाई कपकोट में हम देख रहे हैं आप भी वहाँ से भ्रमण करके अभी पहुँचे हैं, तो कपकोट में कौन कौन से मुद्दे वर्तमान चुनाव में हावी हैं और क्या मुद्दे जनता के होने चाहिए और क्या मुद्दे अभी राजनीतिक दलों ने उछाले हैं, क्या कैसे आप देखते हैं इसको? पहले तो आभार सीसीएन न्यूज़ का और सब दर्शकों को आपके नमस्कार। कपकोट विधानसभा जो है बहुत आड़ी तिरछी ऐसी विधानसभा है। तल्लादानपुर, मल्लादानपुर, बिचलादानपुर, उसके साथ कमचार पट्टी बड़े क्षेत्र में आ जाती है और दुग-नाकुरी के अलावा कतूर का थोड़ा सा क्षेत्र भी आता है पंद्रपाली के रूप में, पंद्रपाली के रूप में। तो ये बड़ी आड़ी तिरछी हो जाती है और जैसे जैसे ये क्षेत्र आड़े तिरछे होते हैं मुद्दे भी वैसे ही आड़े तिरछे होने लगते हैं। अब जब मल्लादानपुर जाते हैं तो धान की बेल्ट नहीं है और गेहूँ की बेल्ट नहीं है, वो है फाफर की बेल्ट, चौलाई की बेल्ट। और हम समझते हैं कि जो ज़मीन के अंदर की फसलें जैसे आलू, मूली, इस तरह की जो फसलें होती हैं वो उसकी लाइक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ है। मल्लादानपुर में वही है, बिचलादानपुर में वही है। जब आप तल्लादानपुर में आते हैं तो तल्लादानपुर के बृहद क्षेत्र में आप धान की बेल्ट के रूप में आ जाते हैं, ठीक नहीं है? अच्छा, उसके बाद जब आप नाकुरी में जाते हैं तो प्योर एग्रीकल्चर बेल्ट में आ जाते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा खड़िया खनन का क्षेत्र भी आपको दिखता है। दुग में आप आते हैं तो धान की बेल्ट होती है, गेहूँ की बेल्ट होती है और बड़ा खड़िया खनन का क्षेत्र होता है। अब आप कमचार चले जाते हैं, कमचार में भी आपकी धान की बहुत बड़ी बेल्ट है, गेहूँ की बहुत बड़ी बेल्ट है। उसके अलावा बहुत बड़े क्षेत्र में खड़िया खनन ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। पंद्रपाली, हड़वाड़ भी है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है। तो मुद्दे जो आपने कहा किस तरीके से होते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सरकार जो मुद्दे थोप रही है, राजनीतिक दल जो मुद्दे थोप रहे हैं वो सरकार बनने के लिए थोप रहे हैं कि हम सरकार बन जाएं। और जो जनता के मुद्दे हैं वो गौण हैं। जनता के मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जनता का जो मुद्दा है दानपुर में, बिचलादानपुर में, मल्लादानपुर में, कमचार में, पूरी विधानसभा में, वो मुद्दा है जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा। और सबसे बड़ा मुद्दा है बंदरों का आतंक, लंगूरों का आतंक, जो उनकी पूरी की पूरी फसल को ख़त्म कर दे रहा है, आंगनबाड़ों को चौपट कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी आदमी जो गांव के अंदर बचा है, बहुसंख्यक आदमी, वो 2-2.5 नाली ज़मीन का मालिक बचा है। 1868 के बाद से लेकर आज तक अगर हिसाब लगाएं तो आपकी जोत घटी है, विकास के नाम से घटी है, बंटवारा हुआ उसमें घटी है, लैंडस्लाइड और बहुत बड़े भूस्खलन आए उसमें घटी है, लेकिन आपने कृषि जोतों को बढ़ाया नहीं है। ये मुद्दा है जनता का कि अगर कृषि जोत बढ़े तो पलायन रुके। और कई बार सवाल पूछे, जब इन्होंने पलायन आयोग बनाया तो पलायन आयोग में भी आपने गौर किया होगा, इन्होंने कुछ प्रोफेसरों को तो रखा जो नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत नगरों के अंदर पलायन को रोकने की बात सोच रहे थे, लेकिन गाँव में पलायन को कैसे रोकें उस विषय में इन्होंने जानबूझ के अध्ययन नहीं करना चाहा। क्योंकि गाँव में पलायन रोकने का एक ही तरीका था कि भाई आपको जमीन देनी पड़ेगी, लोगों को जोत बढ़ानी पड़ेगी, जोत के इजहार करने पड़ेंगे, गाँव की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक मुद्दा है। और जो बड़ा मुद्दा है किसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि आपको समय पर सिंचाई नहीं मिल रही। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी गांव क्षेत्रों में है वो ये है कि आपने इधर 30-35 सालों में पेयजल योजनाओं के नाम पर गांव के जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत थे वो तहस नहस कर दिए, उसमें बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी और उसको जिस स्रोत में पूरा गांव पानी पीता था उसमें योजना बना के कुछ लोगों का पानी कर दिया आपने उसको, नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा जो अभी आज की तारीख में मुद्दा आ रहा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। लोग त्रस्त हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे से। और आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कुछ सामने आ रहा है तो लोगों की क्रय शक्ति घटी है। क्रय शक्ति घटने के 2-3 कारण। पहले आपने नोटबंदी थी, नोटबंदी के असर को आपने तलाशा नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं, कोरोना काल आया, 2 बार का कोरोना काल आया, लॉकडाउन आया और आदमी की क्रय शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अच्छा, पिछली सरकारों ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्थिर करने के लिए जो मनरेगा का कार्यक्रम चलाया था, वो मनरेगा आज भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से मनरेगा के कार्यक्रम के माध्यम से जनता के पास पैसा पहुंचना चाहिए था ताकि उसकी क्रय शक्ति बनी रहे, उसमें आप पूरी तरह से नाकाम रहे। अच्छा, कपकोट विधानसभा में सर आप किन किन प्रत्याशियों के बीच आप मुकाबला देख रहे हैं? अभी आपने मतदाताओं से भी बातचीत की होगी, ग्रामीणों से बातचीत की होगी, तो जो चीज़ें छन के आ रही हैं तो आपको किस किस के बीच वहाँ पर मुकाबला दिखता है? देखिए, आज की तारीख में ये कहना कि फलाने के बीच मुकाबला है और फलाना मुकाबले से बाहर है तो हम किसी को कम कर देंगे। उसके बाद भी संगठनात्मक तरीके से अगर देखा जाए
तो भाजपा एक बड़ा संगठन है, निश्चित रूप से बड़ा संगठन है, लेकिन कांग्रेस को भी हम कपकोट में आज की तारीख में छोटा संगठन इसलिए नहीं मानते क्योंकि जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने बहुत तरीके से अपना एक संगठन विस्तार किया था, है कि नहीं, और उसका फायदा भी उनको मिला था। तो संगठनात्मक तरीके से लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में है, और भाजपा और कांग्रेस में है। और जहाँ तक रहा कि कौन आगे कौन पीछे, हम जैसे लोगों ने, समीक्षकों ने अभी ये नहीं कहना चाहिए कौन आगे कौन पीछे है, लेकिन लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और एंटी कैंडेंसी, पिछली बार कांग्रेस के खिलाफ एंटी कैंडेंसी थी, मतलब सरकार विरोधी माहौल था, तो अभी भी एंटी कैंडेंसी चरम पर है, बहुत ज़्यादा। आम आदमी पार्टी को कहीं नहीं गिन रहे आप? नहीं, मैंने कहा ना, आपने बात पूरी नहीं करने दी। आम आदमी पार्टी है, मौजूद है। मैंने आपके पिछले जो आपसे बातचीत की बात हो रही थी उस पर साफ कहा कि आम आदमी पार्टी की अपनी कोई ज़मीन नहीं है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की ज़मीन पर खड़ी है। भूपेश उपाध्याय जी वहाँ से, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, भूपेश उपाध्याय जी वहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले वो भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भाजपा के अंदर के कैडर से भी उनके संपर्क में है, कांग्रेस का एक बड़ा कैडर भी कभी उनके संपर्क में रहा है, और बसपा का एक कैडर भी उनके संपर्क में रहा है। तो उनके संपर्क में भाजपा भी है, कांग्रेस भी और बसपा भी है, क्योंकि वो तीनों जगह रहे। और उसके बाद भी आज की तारीख में जो आम आदमी पार्टी है उसको हम वहाँ से बिल्कुल हटा नहीं रहे हैं, बिल्कुल हटा नहीं रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर लड़ाई नेक टू नेक है, ये भी हम नहीं कह रहे हैं। वो मौजूद है, आम आदमी पार्टी मौजूद है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ के, अगर हम थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के रूप में किसी भी बड़े आंदोलन में वहाँ की जो समस्याएं हैं उसमें पार्टी कभी खड़ी नहीं मिली। कांग्रेस खड़ी मिली, भाजपा खड़ी मिली, वहाँ की समस्याओं में भूपेश उपाध्याय खड़े मिले, लेकिन तब वो जैसे कोरोना काल में वहाँ सामान बांट रहे थे, लेकिन वो भूपेश उपाध्याय की हैसियत से बांट रहे थे, आम आदमी पार्टी की हैसियत से नहीं बांट रहे थे, और संगठनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी का वहाँ गठन नहीं है। अच्छा, भाजपा ने माना जा रहा है कि रणनीतिक तौर पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक काम किया, जैसा वो बीजेपी खुद भी मानती है। उनको लग रहा था कि विपक्षी दल जो हैं बलवंत सिंह भौर्याल को टारगेट में रखते हुए अपना रणनीति बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर जो है अपना प्रत्याशी बदला, चेहरा बदला है। तो चेहरा बदलने को वो बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, उसमें लग रहा है कि वो विपक्षी पूरे फंस गए हैं, वो तैयारी उसकी थी लेकिन कोई दूसरा आ गया। तो आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल अलग तरीके से इसको देखता हूँ। पहले से तय हो गया था कि भाजपा की लड़ाई ललित फर्सवाण से है, और ये भाजपा की घबराहट थी, ललित फर्सवाण के नाम की एक घबराहट थी कि उन्होंने अपने कद्दावर नेताओं को पीछे किया। उनका हम एक नए चेहरे पर गेम खेलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, इस नए चेहरे को भगत सिंह कोश्यारी जी के बहुत नज़दीक देखा जा रहा है, ठीक है ना। मैं बहुत दावे से इस बात को कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह कोश्यारी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही होती तो मैदान में कहीं नहीं होती। क्यों नहीं होती? भगत सिंह कोश्यारी जी जब राज्यपाल बनकर महाराष्ट्र गए तो उनसे एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलती पार्टी द्वारा करवाई गई, भाजपा द्वारा करवाई गई। रात के 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह करवा के भाजपा की सरकार बनाने की गलती, और इस गलती को 12-14 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ बदल दिया था, रोक दिया था। तो वो एक ऐसी स्थिति थी जब भगत सिंह कोश्यारी का जो एक बहुत बड़ी छवि उत्तराखंड में होती थी वो तहस-नहस हो गई थी, खत्म हो गई थी। अब भगत सिंह कोश्यारी जी भी जानते हैं, देखिए, कांग्रेस की, भाजपा की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है आज की तारीख में, वो केंद्रीकरण, मतलब एक व्यक्ति के चारों ओर पार्टी को रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और व्यक्ति सीधे मोदी जी है, तो मोदी जी केंद्र में रहेंगे, पूरी पार्टी उनके चारों ओर रहेगी। लेकिन किसान आंदोलन ने मोदी जी को केंद्र से हटा दिया है। किसान आंदोलन की किसानों की सफलता, किसान आंदोलन की, किसानों की जीत ने मोदी जी को उस केंद्र से हटा दिया है। जैसे ही मोदी जी केंद्र से हटे, अब वो प्रांतों में देखने लग गए हैं कि कौन लोग मजबूत हैं। लेकिन प्रांत में भगत सिंह कोश्यारी जैसे बहुत बड़े चेहरे को सिर्फ सरकार, राज्यपाल बना के सरकार बनाने के नाम पर जो उनका इस्तेमाल भाजपा ने किया, उससे उनकी छवि तो खत्म हो गई ना। अच्छा, कपकोट अभी भी है, अब उनकी जो छवि है, जिसको आजकल एक अंधभक्त शब्द नहीं है, जो एक आदमी, हर आदमी के अंधभक्त होते हैं, आपके भी होंगे, सबके होते हैं, उस अंधभक्ति के अलावा जो लोकतांत्रिक भरोसा लोगों का था वो अब कोश्यारी जी के ऊपर नहीं है। उस स्थिति में अगर ये चुनाव, उनको जो कहा गया
कि ये तो कोश्यारी जी के खास शिष्य हैं, तो उसको सुरेश को नुकसान भी हो रहा है। सुरेश जी जो इनके प्रत्याशी हैं उनको इस सब का नुकसान हो रहा है। ये हो सकता है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को ना दिख रहा हो, ठीक है ना। और ये घबराहट थी हरी सैठानी या ललित फरसवाण में से किसी को भी टिकट मिलता, ये बात भाजपा जानती थी, दोनों हम पर भारी पड़ेंगे। और उसका कारण जुम्मा जमा 2 साल पहले जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें कपकोट विधानसभा में 6 सीटें, 9 में से 6 सीटें कांग्रेस ले गई थी और 3 सीटें भाजपा के पास ले गई थी, ठीक। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, एक गेम खेला है, नया चेहरा उतारते हैं। लेकिन जिस नए चेहरे को आपने उतारा है ये तो बिल्कुल नया लड़का है, बिल्कुल नया। और भाजपा के कार्यक्रमों में हो सकता है बहुत लोगों ने देखा हो, जगह जगह देखा हो, लेकिन जो जन सरोकार है उसमें तो मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप पत्रकार हैं, शायद आपने कहीं देखा हो कि जन सरोकारों में बहुत ज़्यादा जनता के बीच में रहे। अच्छा सर, जब मुख्यमंत्री जी कपकोट आए थे, कर्मी दानपुर महोत्सव था, वहाँ पर उन्होंने घोषणा की कि कपकोट क्षेत्र को या मल्ला दानपुर, कुछ लोग उसमें बाद में ये बात आई कि वो सिर्फ मल्ला दानपुर की बात कर रहे थे 33 गाँव की, तो हम तो ये मान रहे कि कपकोट क्षेत्र को उन्होंने पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की घोषणा वहाँ से की थी। तो बीजेपी मान ली कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो भी डैमेज कंट्रोल था हमने उससे कर लिया और जो है जनता बड़ी खुश है। तो आप भी कपकोट के रहने वाले हैं, तो आप कैसे इस बीजेपी को, इस दांव को कैसे देखते हैं? देखिए, पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की जो मांग है, अगर आप देखेंगे 1970 तक तो हम पूरे ही पर्वतीय क्षेत्र जितने थे 1970 तक तो हम अनुसूचित क्षेत्र थे, जिसको बहुत चालाकी से हमसे छीना गया। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हम हुआ करते थे, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया, और ये अंग्रेजों ने हमको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया बनाया था। अच्छा, उसके बाद जब हमसे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया तो ये ऊपरी क्षेत्र थे, खास दूर दराज के क्षेत्र, इनको पिछला क्षेत्र घोषित करने की मांगें उठती रही और हैं, कई क्षेत्र हैं, आप जौनसार में चले जाएंगे तो आपको मिलता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि कपकोट को पिछला क्षेत्र घोषित करने की पहली मांग तो 1995 के जनचेतना मंच के आंदोलन में कपकोट में उठी थी। उसके बाद अगर हम देखें कि 10 साल पहले की 7 या 8 साल पहले सवाल संगठन ने बहुत ही ताकतवर तरीके से बयान दिए थे कि आप साहब कपकोट को और थराली को और ये देवाल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कीजिए। देवाल विकासखंड, थराली विकासखंड और कपकोट विकासखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कीजिए, तभी हम इन क्षेत्रों को विकास की धारा में जोड़ सकते हैं। और इस मांग को ना तो कांग्रेस ने कभी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिया, ना भाजपा ने लिया, लेकिन इस बार जो कर्मी की एक सभा में उन्होंने कहा तो वो स्पष्ट नहीं था कि वो विधानसभा कपकोट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बात कर रहे हैं या मल्ला दानपुर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बात कर रहे हैं या तल्ला मल्ला पिछड़ा दानपुर को घोषित करने की बात कर रहे हैं। एक तो स्पष्ट नहीं था, दूसरा आप सरकार में थे, आपने तो करना था ना। देखो, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। समिति बनाई है, एक मिनट, जो आपने देखिए जिलाधिकारी की जो समिति बनाई है, क्या बता सकते हैं जिलाधिकारी की समिति ने क्या क्या काम अब तक किया और उसमें समिति बनाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको एक क्षेत्र को पिछड़ा, ठीक है, अगर आपने विधानसभा कपकोट सर्वेक्षण की बात करी, अगर आप विधानसभा कपकोट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं तो इसमें जिलाधिकारी की समिति का क्या मतलब है? उस सर्वे के लिए नहीं, किस चीज़ की सर्वे? आर्थिक सर्वेक्षण। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सीधा आप पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना नहीं चाहते। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि हम पिछड़ा क्षेत्र घोषित करेंगे, लेकिन पहले तय करेंगे कि आप आर्थिक रूप से आते हो नहीं आते हो पिछले क्षेत्र में। जौनसार क्यों आता पिछले क्षेत्र में? आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र है ना। तो ये आपका, मेरे हिसाब से ये आपका बेईमानी भरा एक प्रयोग था जिसको जनता समझ चुकी है। और हाँ, आप जनता से काम देखना चाहती है। आपने जो कहा, क्या वो कैबिनेट में आया? क्या ये सब कैबिनेट में है? नहीं, यानी आप जनता के बीच में और कैबिनेट में वो चीज़ नहीं लाएंगे। वही हो गया जैसे राजधानी मसला ना, ये कैबिनेट में आज तक राजधानी नहीं आई, लेकिन इनके भाषणों में गैर राजधानी है। ऐसी अपने को सब सिर्फ चिड़ दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, संक्षेप में उसका उत्तर चाहूँगा। तमाम हमने विश्लेषण कर लिया, तमाम चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कपकोट में ललित फरसवाण, सुरेश गढ़िया और भूपेश उपाध्याय, इन तीनों में त्रिकोणीय संघर्ष आप बता रहे, तो किसको आप ज़्यादा वजनदार मानते हैं प्रत्याशी के तौर पर? अगर आप लगातार जनता के बीच में देखेंगे तो मेजर 4-5 साल से अखबारों को आप उठा लीजिए, आप ही के चैनल को हम देख लेते हैं, तो लगातार कोई आदमी अगर जनता के सुख दुख में रहा है तो वो मेरे को लगता है ललित फरसवाण रहा है। वो हर जगह जितनी भी लाशें आई बागेश्वर में कपकोट विधानसभा क्षेत्र की, उनके पोस्टमार्टम की लाइन में ये हमेशा दिखा।
कोई भी मेले ठेले दुख सुख में अगर लगातार जनता के बीच में कोई जनता के बीच में निस्वार्थ रूप से भी कहूँ राजनीतिक, क्योंकि वोट के लिए तो हाथ खड़ा है ना, ये 5 साल तक कोई तो आदमी वोट के लिए नहीं रहेगा, तो ललित पासवान लगातार जनता के बीच में रहे। और भूपेश उपाध्याय जी का यही करीब 2 साल तक यही मालूम था चुनाव लड़ भी नहीं लड़ने, फिर लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे। तो अभी जुम्मा 4-5 महीने पहले तय हुआ उनका कि हम चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के बैनर से लड़ेंगे, ठीक है ना। और जहाँ तक सुरेश जी का सवाल है, तो अभी आप देख ही रहे थे कि इतना बड़ा हंगामा उनकी पार्टी में हुआ अंदर खाने की, साहब इनको टिकट दे दिया और कई लोगों को किनारे कर दिया, यानी सुरेश जी का तो नाम ही नहीं था और आपने सुरेश जी को प्रत्याशी बनाया, है ना। उसके पीछे भाजपा के कारण कुछ कारण होंगे जो उन्होंने सोचा होगा। जहाँ तक मेरे को लगता है वो ललित पासवान के नाम का डर था कि लगातार 5 साल से जनता के बीच में है, इसलिए एक नए चेहरे को उतार देते हैं ताकि सवाल कम लगे। तो ये उत्तर है मेरा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, CCN को धन्यवाद, उन तमाम आपके दर्शकों को धन्यवाद जो 14 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मतदान स्थल में जाके वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। मैं सभी जितने भी हमारा वोटर हैं जिनको मतदान में जिनके नाम हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि इस बार कपकोट विधानसभा में 90% से अधिक अगर मतदान होगा तो वो जनता की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, सवाल संगठन के संयोजक और राज्य आंदोलनकारी रमेश कृष्ण जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि कपकोट में मुकाबला जो है त्रिकोणीय जरूर है। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नया चेहरा उतारा है, लेकिन उसके पीछे सांगठनिक मजबूत ढांचा जरूर है और भाजपा जैसा सांगठनिक ढांचे के सामने ललित पासवान जैसा मजबूत चेहरा है और आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय संघर्ष बना रही है। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।